हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टू फेज सिंप्लेक्स मेथड का एक और एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है। यूज टू फेज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व मिनिमाइज z इज इक्वल टू x1 माइनस 2x2 माइनस 3x3 subject to -2x1 plus x2 plus 3x3 is equal to 2, 2x1 plus 3x2 plus 4x3 is equal to 1, where x1, x2, x3 greater than or equal to 0। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले यहाँ पे दो चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट थिंग कि जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कौन से टाइप का है वो आपको देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो कौन से टाइप का है, मिनिमाइजेशन टाइप का है। ठीक है, और हमने जब सिंप्लेक्स मेथड का एग्जांपल मैंने जब सॉल्व किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए सिंप्लेक्स मेथड में, मैक्सिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो मिनिमाइजेशन का फंक्शन है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैक्सिमाइजेशन में। कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग विथ -1। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे देखिए जो भी कंस्टेंट, कितने कंस्टेंट दिए हैं यहाँ पे, दो कंस्टेंट है। कौन से टाइप के, इक्वल टू टाइप के हैं। ठीक है, हमने देखा था सिंप्लेक्स मेथड में अगर लेस देन और इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट्स होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल्स ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए कंस्टेंट कौन से टाइप के हैं, इक्वल टू टाइप के हैं, राइट। तो टू फेज मेथड में हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है टू फेज सिंप्लेक्स मेथड, यहाँ पे हम जो एग्जांपल रहेगा वो अलग अलग दो फेजेस में हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट फेज में हम क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हम लेंगे टेबल में, अपना जो इनिशियल टेबल रहेगा, फर्स्ट इटरेशन वाला जो टेबल रहेगा, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक करके आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इलिमिनेट करते हैं। कहाँ पे, फेज़ 1 में, राइट। और फेज़ 2 में हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, अपना जो ये एग्जाम्पल है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, ये अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको कन्वर्ट करना हमें मैक्सिमाइजेशन में। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 और a2। कितने कंस्टेंट है, दो कंस्टेंट्स है। कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे, दो कंस्टेंट है, दो आर्टिफिशियल वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कन्वर्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन। तो देखिए मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको करेंगे -1 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, -x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू -2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस a1 इज इक्वल टू 2। सेकंड कंस्टेंट देखिए क्या है, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस a2 इज इक्वल टू क्या है, 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x1, x2, x3, a1 और a2 क्या होने चाहिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। इज गिवन बाय, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 की वैल्यू क्या पुट करूँगी, 0 पुट करूँगी। तो देखिए फर्स्ट कंस्टेंट में अपने को क्या मिल जाएगा, a1 इज इक्वल टू 2 मिलेगा और सेकंड कंस्टेंट में a2 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया अपना, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया। अभी सेकंड स्टेप क्या रहेगा, अभी अपना हम फेज़ 1 में इस इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे। फर्स्ट पेज में अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके आर्टिफिशियल वेरिएबल का हमको इलिमिनेट करना है। ठीक है, तो देखिए फेज़ 1 में क्या लिखूंगी मैं, असाइन अ कॉस्ट -1 टू द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स एंड 0 टू द अदर वेरिएबल्स, देयरफॉर ऑक्सिलरी एलपीपी इज, अभी देखिए ऑक्सिलरी एलपीपी हमें यूज़ करना है। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड स्टार इज इक्वल टू, अभी मैं क्या यहाँ पे क्या बोला उन्होंने,
-1 आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या रहेगा -1, और जो अदर वेरिएबल्स रहेंगे उनका कोएफिशिएंट क्या रहेगा 0। तो देखिए कैसे बन जाएगा ये 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 माइनस A1 माइनस A2 सब्जेक्ट टू, देखिए अपने जितने भी कंस्टेंट है वो कंस्टेंट अभी अपने को यहाँ पे लिखना है। तो -2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस A1 इज इक्वल टू 2, और सेकंड कंस्टेंट क्या था अपना 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस A2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया अपना ऑक्सिलरी फंक्शन फेज़ 1 में। अभी हमें क्या बनाना है, इनिशियल टेबल अभी फॉर्म करना है। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो अपने बेसिक वेरिएबल्स थे वो सब यहाँ पे लिख के लिए x1 के रो में x1 x2 x3 a1 a2। अभी देखिए x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट क्या है, मैंने अपना ऑब्जेक्टिव ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 0 0 0। s1 a1 और a2 का कोएफिशिएंट क्या है -1। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक्स बी का कॉलम फर्स्ट जो अपना कंस्टेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 1। फर्स्ट कंस्टेंट का भी यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखेंगे हम, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अपने जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स थे आर्टिफिशियल यहाँ पे लिखेंगे, और उनका यहाँ पे क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट लिखेंगे। ये आ गया अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये आ गया सेकंड, और यहाँ पे देखिए उनका कोएफिशिएंट क्या है अपना ऑक्सिलरी फंक्शन में, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए x1 का कोएफिशिएंट क्या है फर्स्ट कंस्टेंट में -2, x2 का क्या है 1, x3 का क्या है 3, a1 का क्या है 1, a2 का क्या है 0। ठीक है, सेकंड कंस्टेंट में देखिए 2 3 4, a1 नहीं है तो क्या आ गया 0, a2 है तो 1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंप्लेक्स मेथड जो यूज़ करके एग्जांपल सॉल्व किया है वहाँ पे भी आपको बताया है, और इस एग्जांपल में भी बताती हूँ। देखिए ये यहाँ पे जो वेरिएबल्स है a1 और a2, राइट, तो ये क्या फॉर्म करें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे वो फॉर्म करते हैं। अभी देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ZJ की वैल्यू निकालनी है। ZJ की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, -1 × 2 प्लस -1 × 1, वो कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए -1 × -2 प्लस -1 × 2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है ZJ की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये कितना कैसे हो जाएगा -2 -1, ये आ जाएगा आपका -3, ये कितना हो जाएगा माइनस +2 -2, ये आ जाएगा आपका 0, ये कितना आ गया -1 -3, तो ये कितना आ गया -4, ये आ जाएगा आपका -7, ये कितना आ गया -1, ये कितना आ गया -1। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है ZJ - CJ निकालना है। ZJ की वैल्यू यहाँ है, CJ की वैल्यू ऊपर है, बराबर। तो ये देखिए 0 - 0 0, यहाँ पे -4, यहाँ पे -7, -1 + 1 कितना हो गया 0, -1 + 1 कितना हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिल रहे, -4 है और -7 है। यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है -7। लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन हमें चेक करनी है। ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन क्या होती है कि ऑल ZJ - CJ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ZJ - CJ का कैलकुलेशन हमने किया है, 3 वैल्यूज़ तो हमें 0 मिल रही है, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू आप देख सकते हो -4 है और -7, बराबर। यानी कि 2 वैल्यूज़ हमें क्या मिल रही है निगेटिव मिल रही है, यानी कि यहाँ पे हम ऑप्टिमैलिटी तक नहीं पहुँचे हैं, बराबर। तो हमें आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू दोनों में से कौन सी, -4 के -7, -7। तो हम यहाँ पे लेंगे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, राइट। अभी हमें क्या करना पड़ेगा रेशो निकालना पड़ेगा, और ये हो गया अपना कि कॉलम हो गया। अभी हमें क्या निकालना है की रो। मिनिमम रेशो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। की रो कैसे सिलेक्ट करते हैं हम देखिए, XP डिवाइडेड बाय जो अपना की कॉलम आएगा, जो भी आएगा X1 आएगा X2 आएगा X3 जो भी रहेगा उसको हम यहाँ से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है अभी X3 है, और कंडीशन क्या होती है X3 शुड बी ग्रेटर देन 0।
ठीक है। अभी देखिए एक्स बी की वैल्यू क्या है 2 और एक्स थ्री की वैल्यू क्या है 3, तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए 2/3, 2/3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को 0.66 बराबर। यहाँ पे देखिए एक्स बी की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय एक्स थ्री की वैल्यू क्या है 4, तो ये कितनी आ जाएगी 0.25। अब ये दोनों में मिनिमम रेशो कौन सा है 0.25, राइट। तो ये क्या हो गया अभी अपना की रो हो गया, एक्स थ्री क्या है ये वाला की कॉलम, ए हो गया की रो और 4 क्या हो गया अपना की एलिमेंट, ठीक है। एक्स थ्री क्या है एंटरिंग वेरिएबल और A2 क्या है लिविंग वेरिएबल। देखिए फेज 1 में क्या होता है, एक एक करके हमें ऑक्सिलरी यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना है, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल A2 यहाँ पे से रिमूव होगा और उसकी जगह पे आएगा अपना नया वाला वेरिएबल x3। तो यहाँ पे देखिए हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, एंटरिंग वेरिएबल क्या है अभी अपना x3 है, लिविंग वेरिएबल क्या है A2 है और की एलिमेंट इंटरसेक्शन पॉइंट की कॉलम और की रो का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 4, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए जब हमने फर्स्ट इटरेशन का टेबल बनाया था, जो हमने यहाँ पे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लिखे थे, राइट, तो वो क्या फॉर्म करे थे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। अभी देखिए जब जैसे जैसे हम आगे कैलकुलेशन करेंगे ना, एक एक वेरिएबल जाएगा और दूसरी जगह पर उसकी जगह पर नया वाला वेरिएबल आएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जो अभी की एलिमेंट आता है ना, की एलिमेंट को हमें क्या बनाना पड़ता है 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए। यहाँ पे लाना है हमें 1 कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करके, और जो रिमेनिंग एलिमेंट रहेंगे उनको करना है हमें 0, ठीक है। तो उस तरीके से हमें यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए अभी हमें ये सपोज अपना हो गया, ये आ गया आपका R1 और ये हो गया R2, ठीक है। अभी R2 रो में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा सो दैट हमें 4 की जगह पे 1 आए। तो देखिए R2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 1। तो हम क्या करेंगे अभी R2 डिवाइडेड बाय 4 ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। और इस रो को अभी जो अपना फर्स्ट टेबल बनाएंगे, इनिशियल टेबल हो गया, अभी फर्स्ट इटरेशन वाला टेबल बनाएंगे। यहाँ पे इस रो को हम बोलेंगे R2 डैश, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे R2 डैश इज इक्वल टू क्या R2 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा यहाँ पे 1। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम R2 डिवाइडेड बाय 4। अभी देखिए R2 की जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख के लेती हूँ 1 2 3 4 0 1 जो भी है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है मेरे पास वैल्यूज़ R2 के 1 है 2 है 3 4 0 1। क्या करना है अभी मुझे 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए ये कितना आ गई 1/4 आ गई, ये कितना हो गया 1/2 आ गई, ये कितना 3/4 आ गई, ये कितना आ गया 1 आ गया, ये कितना आ गया 0 आ गया, ये कितना आ गया 1/4। तो इस तरीके से R2 डैश की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये वैल्यूज़ में कहाँ पे पुट करेंगे इटरेशन 1 में। तो देखिए ये मेरा इटरेशन 1 का टेबल है, यहाँ पे भी सेम टेबल मैंने फॉर्म किया है। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया A1 मेरा जो था A1 वो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे नए वाले वैल्यूज़ बनाऊंगी मैं उसके लिए, ठीक है। अभी ये A2 जा रहा है, उसकी जगह पे कौन सा आ रहा है x3 आ रहा है, राइट। x3 मैंने यहाँ पे लिया, A1 एज इट इज़। x3 का कोएफिशिएंट क्या है टेबल में देखिए 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 0। A1 का कोएफिशिएंट क्या है देखिए -1, ठीक है। और जो अपना जो ऑक्सिलरी फंक्शन है, ऑक्सिलरी फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट है वो एज इट इज़ लिख के है, राइट। अभी देखिए मैंने नए वाले वैल्यूज़ निकाले R2 डैश के लिए, तो वो नए वाले वैल्यूज़ अभी मैं इटरेशन 1 में पुट करूँगी। तो R2 डैश के देखिए वैल्यूज़ आ गए मेरे पास 1/4 1/2 3/4 1 0 और 1/4, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 3 है, 3 की जगह पे मुझे क्या लाना है 0 लाना है। अभी यहाँ पे मैंने देखिए कैलकुलेशन किया R2 डैश, यहाँ पे देखिए क्या है 1 है, यहाँ पे देखिए क्या है 3 है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस R2 डैश को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या मिल जाएगी मुझे 3 वैल्यू मिल जाएगी बराबर। और फिर मैं क्या करूँगी R1 - 3 R2 डैश, ये ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा सो दैट मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। आ गया समझ में, देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
ये R2 डैश का मैंने नया ऑपरेशन परफॉर्म करके डिवाइडेड बाय 4 किया, यहाँ पे मुझे मिल गई वैल्यू 1। तो जब भी देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं ना रिमेनिंग के लिए, रिमेनिंग रोज़ के लिए, तो जो की एलिमेंट वाला रो जो रहेगा उसके जो हमने नए वाले वैल्यूज़ निकाले वो नए वाले वैल्यूज़ यूज़ करके ही हमें रिमेनिंग रो के वैल्यूज़ निकालने हैं। यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ, R2 डैश के जो हमने नए वाले वैल्यूज़ निकाले हैं ये वैल्यूज़ यूज़ करके ही हमें R1 डैश के वैल्यूज़ निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी R2 डैश को, उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं R1 से उसको सब्सट्रैक्ट कर दूँगी। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 की जगह पे 0 मिल जाएगा। 3 इंटू R2 डैश, R2 डैश की वैल्यूज़ है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी 1/4 इंटू 3, 1/2 इंटू 3, 3/4 इंटू 3, 1 इंटू 3, 0 इंटू 3, 1/4 इंटू 3 बराबर। देखिए कितना आ गया ये 3/4, 3/2, 9/4, 3, 0, 3/4। अभी मैं क्या करूँगी यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन, ये मेरे कैलकुलेशन कर लिया 3 इंटू R2 डैश। अभी मुझे R1 डैश की वैल्यूज़ निकालनी, तो कैसे निकालूंगी मैं, R1 माइनस 3R2 डैश। अभी देखिए R1 के वैल्यूज़ कहाँ से निकालूंगी मैं, इनिशियल टेबल से निकालूंगी। R1 की वैल्यूज़ देखिए 2 - 2 1, यहाँ पे देखिए 2 - 2 1 3 1 0, 2 - 2 1 3 1 0। उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करूँगी मैं, ये वाला ऑपरेशन। तो देखिए क्या क्या आ गया मेरा 3/4, 3/2, 9/4, 3 0, 3/4। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया, ये R1 की वैल्यूज़ थी, उसमें से सब्सट्रैक्ट किया मैंने 3R2 डैश। वैल्यूज़ देखिए क्या क्या मिल गई, 5/4, -7/2, -5/2, 0 1 3/4, -3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपको कहीं पे भी मतलब डिफ़िकल्टी लग रही है तो आप वीडियो पॉज कर लेना। देखिए छोटे छोटे पूरे वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिए हैं, आप वीडियो पॉज कर लेना और ठीक से सब वैल्यूज़ आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो देखिए क्या क्या मिल गया मुझे, 5/4, -7/2, -5/2, 0 1 और -3/4। अभी मुझे क्या निकालना है, ZJ निकालना है और ZJ - CJ निकालना है। देखिए ZJ कैसे निकालूंगी मैं, -1 इंटू 5/4 प्लस 0 इंटू 1/4। नेक्स्ट कैसे, -1 इंटू -7/2 प्लस 0 इंटू 1/2। तो इस तरीके से हमें ZJ की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, तो देखिए यहाँ पे ZJ की वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी अपने को, -5/4, 7/2, 5/4, 0, -1 और 3/4। अभी हमें क्या कैलकुलेशन करना है, ZJ - CJ। ZJ की वैल्यू है, CJ की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, 7/2, 5/4, 0 0 और 7/4। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ZJ - CJ की जितने भी वैल्यूज़ है वो क्या आ रही है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आ रही है, राइट। और यहाँ पे देखिए A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/4, यानी कि A1 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें यहाँ पे, पॉजिटिव मिल रही है, राइट। और X3 की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/4। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, A1 तो यहाँ पे आया है फर्स्ट इटरेशन में, A1 यहाँ से गया नहीं है। लेकिन देखिए जब हम ऑप्टिमलिटी की कंडीशन चेक करते हैं तो ऑप्टिमलिटी के कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ZJ - CJ शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे ऑप्टिमलिटी की कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, बट यहाँ पे A1 जो है वो पॉजिटिव लेवल पे यहाँ पे मतलब इस टेबल में वो आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस ऑल ZJ - CJ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड ऑप्टिमम feasible solution to the auxiliary LVP has been attained, but since maximized Z star is negative and artificial variable A1 appears in the positive basis at positive level, the original problem does not possess any feasible solution। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे A1 का अपने को वैल्यू मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है,
अगर हमें यहाँ पे हम ऑप्टिमलिटी कंडीशन अगर पहुँच भी रहे फिर भी क्या है, ये अपना फिजिबल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला है, द ओरिजिनल प्रॉब्लम डज नॉट पजेस एनी फिजिबल सॉल्यूशन। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है। फॉर नो फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थैंक यू।